जीवन को जीने का एक ही तरीका है, वो है पूरी तरह से खुलकर जियो। डर एक भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, पहले खुद से प्यार करें, अतीत को जाने दें और भविष्य के बारे में मत सोचो, सिर्फ वर्तमान में जियो। और मौन शांत सबसे गहन भाषा है। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दोस्तों ये मैं नहीं, बल्कि ये कथन आचार्य रजनीश ओशो के द्वारा कहे गए हैं। आचार्य रजनीश एक ऐसे शख्स थे जो एक प्रोफेसर से भगवान तक की उपाधि को प्राप्त कर लिए। इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में कई देशों विदेशों में लाखों की संख्या में इनके मृत्यु के कई साल बाद भी जानते और मानते हैं, और इनके वीडियोस भी खूब देखे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आचार्य रजनीश को लोग इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सरकार भी इनसे डरने लगा था। तो आज आचार्य रजनीश के पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आचार्य रजनीश का जन्म 11 सितंबर 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था और इनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था, लेकिन इनके परिवार वाले इन्हें प्यार से रजनीश बुलाया करते थे। गाइस, आचार्य रजनीश बचपन से ही काफी तेज दिमाग के विद्यार्थी थे। इन्हें किसी भी चीज को अच्छे से या फिर कहें कि किसी भी चीज को विस्तार से जानने की खूब उत्सुकता रहती थी। इन्होंने मध्य प्रदेश में ही अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 1955 में ये बीए की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए जबलपुर के हितकारनी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया और वहां पर इन्होंने फिलॉसफी के मास्टर्स की पढ़ाई की। गाइस, मास्टर्स की पढ़ाई करते समय ये फिलॉसफी को अच्छे से यानी विस्तार से जानने के लिए अपने कॉलेज के फिलॉसफी के प्रोफेसर से इतना ज्यादा सवाल किया करते थे कि वो जवाब देते देते तंग आ गए थे। यहाँ तक कि इनके सवाल का जवाब देते देते प्रोफेसर को अपना कोर्स खत्म कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। और इन्हीं सब चीजों से प्रोफेसर तंग आकर उस कॉलेज के प्रिंसिपल से ये शिकायत की कि इस कॉलेज में या तो मैं रहूंगा या फिर रजनीश ओशो रहेंगे, दोनों में से कोई एक ही इस कॉलेज में रहेगा। इतना सुनने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने आचार्य रजनीश को अपने ऑफिस में बुलाया और कॉलेज छोड़ने के लिए कहा। हालांकि इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह स्वीकार भी किए थे कि इसमें रजनीश की कोई गलती नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर इनके कॉलेज के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे दे। इसलिए आचार्य रजनीश को ही कॉलेज से निकालना पड़ा। लेकिन हाँ गाइस, कॉलेज से निकलने के लिए रजनीश ने एक शर्त रखी थी कि प्रिंसिपल उनका दाखिला किसी और कॉलेज में करवा देंगे। गाइस, उस समय आचार्य रजनीश इतने कुख्यात हो गए थे, इतने फेमस हो गए थे कि उन्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर काफी मुश्किल के बाद डीएन जैन कॉलेज में इनका नामांकन हो पाया। आपको बता दें कि आचार्य रजनीश यानी ओशो ने अपनी कैरियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय में टीचर बनकर की है और सन 1960 में ये जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इनको उस समय के काफी तेज तरार प्रोफेसर माने जाते थे, लेकिन इसी दौरान इन्होंने आध्यात्मिक गुरु के रूप में इन्होंने अपना करियर भी शुरू कर दिए थे और जगह जगह पर जाकर ये शिविर लगाया करते थे, जिसमें धार्मिक कुरीतियां, राजनीतिक मुद्दों और साथ साथ सेक्स के ऊपर एकदम बेबाक अंदाजों से यानी खुलकर लोगों से बात किया करते थे। और गाइस, इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जाता है कि ये सेक्स के ऊपर खुलकर बोला करते थे। गाइस, अगर आज भी अपने देश में देखें तो सेक्स के ऊपर कोई भी हो, टीचर हो या फिर प्रोफेसर हो या फिर कोई साधु संत हो, कोई भी सेक्स पर बात करने से बचते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं जो सेक्स को लेकर लोगों से बेबाक बातें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आदर पूर्वक आचार्य प्रशांत महाराज जी का नाम लेना चाहूंगा। ये व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार के समस्या को, वो समस्या सेक्स पर ही क्यों ना हो, उन्हें अच्छे से विस्तार से समझाते हैं। और मैं भी इनका वीडियो टाइम निकालकर कभी कभी देखता भी रहता हूँ। तो गाइस, ओशो भी सेक्स पर खुलकर बातें क्या करते थे, जिसके कारण इनके साथ काफी कंट्रोवर्सी होना शुरू हुआ। और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो लोगों का विस्तार और ज्यादा होने लगता है। उसी प्रकार आचार्य रजनीश पर जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होने लगी तो ये और लोगों के बीच फैल गए और जैसे ही इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग जानने लगे तो 1966 में इन्होंने प्रोफेसर की जॉब छोड़कर पूरी तरह आध्यात्मिक गुरु बनने के रास्ते पर चलने लगे। फिर सन 1969 से 70 में इन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया और इसी दौरान इनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुल्फ से हुआ। लेकिन आचार्य ने इनका नाम बदलकर सन्यासी नाम माँ योगा विवेक रखे और इनके निजी सहयोगी के तौर पर ये काम करने लगे।
अब धीरे धीरे ओशो की पॉपुलैरिटी केवल भारत में ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि विदेशों से लोग भारत आने लगे और इनसे जुड़ने लगे। सन 1972 आते आते आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ये इतने फेमस हो गए कि विदेश से बहुत सारे लोग मिलने आने लगे थे। अमीर से अमीर लोग इनसे जुड़ने लगे थे, जिसके कारण दान के रूप में खूब पैसे भी आने लगे थे। तो सन 1974 में इन्हीं पैसों के इस्तेमाल करके ओशो ने मुंबई के पुणे के गोरेगांव पार्क में अपना अस्थायी आश्रम का निर्माण कर लिया, जिसमें ओशो के साथ तकरीबन 3000 लोग भी रहा करते थे। और इसी आश्रम में हर साल करीब 30,000 से भी ज्यादा विदेशी लोग इनसे मिलने आया करते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन गाइस इनकी पॉपुलैरिटी लोगों को रास नहीं आई और कुछ ऐसा हुआ कि ओशो को भारत छोड़कर अमेरिका जाना पड़ गया। तो गाइस आखिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ओशो को भारत छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। तो सुनिए, सन 1969 में इनकी एक बुक लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था संभोग से समाधि की ओर। अब ये बुक जैसे ही भारत में पब्लिश हुई तो जितने भी आध्यात्मिक गुरु थे और हजारों हजार की संख्या में भारतीय आम नागरिक ओशो पर गुस्सा हो गए। इन लोगों का कहना था कि ये किताब के जरिए पूरी सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है और ऐसा बताया गया है कि ओशो ने उसी वक्त अपने आश्रम में सेक्स थेरेपी की शुरुआत भी किए थे, जो एकदम तब के समय में अलग था, यूनिक था, जिसमें होता यह था कि जो भी सेक्स से जुड़ा हुआ फॉलोवर्स था वो किसी दूसरे फॉलोवर्स के साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, ये सब बिना सोचे किसी फॉलोवर के साथ सेक्स कर सकता था। इन्हीं सारी गतिविधियों को देखते हुए, ऊपर से इनका बुक संभोग से समाधि को देखते हुए भारत की सरकार ने ओशो पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन ओशो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती ही चली जा रही थी। विदेशी फॉलोवर्स और ज्यादा ही बढ़ते जा रहे थे। तो विदेशी फॉलोवर्स के ज्यादा आने की वजह से ओशो ने अपने दूसरे देशों में शिफ्ट होने की सोचे और भारत से अमेरिका रवाना हो गए। गाइस ओशो 1981 में जब अमेरिका गए और ओशो इन्हीं सब के साथ बातचीत करके एक अपना शहर बसाने की सोचे, जिसका नाम रजनीशपुरम होने वाला था। और धीरे धीरे अमेरिका के ऑरेगन राज्य में एक नया शहर भी बसाना शुरू हुआ, जिसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। यहाँ पर ओशो ने अपने नियम के मुताबिक या ओशो जैसी कल्पना करते थे बिल्कुल वैसे ही दुनिया बना डाली, जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, जहाँ कोई भी व्यक्ति पर कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि रजनीशपुरम में ओशो ही अब सबसे बड़े मालिक बन चुके थे। वहाँ कोई भी जाता था, चाहे कितना ही अमीर क्यों न हो, उसको इनके अंडर ही काम करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओशो के पास उस समय लगभग 92 रोल्स रॉयल्स मौजूद थे। ओशो की पॉपुलैरिटी अमेरिका में भी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि अब अमेरिकी सरकार को भी ये कांटों की तरह चुभने लगे। अमेरिकी सरकार अब इनके साम्राज्य को किसी भी तरह से खत्म करना चाहती थी। फिर कोई न कोई कमियां निकालकर ओशो और ओशो द्वारा बनाए गए रजनीशपुरम पर कार्रवाई होनी शुरू हुई और 28 अक्टूबर 1985 को इन्हें अमेरिकी ऑफिसर्स द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और सीधे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। फिर ओशो तकरीबन 17 दिन बाद जेल से बाहर निकले तो इनके ऊपर तकरीबन $4 लाख यानी 48 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया और साथ ही ओशो के ऊपर यह भी रोक लगा दिया गया कि अब ये अमेरिका 5 सालों तक नहीं जा सकते। और ऐसा बताया गया है कि अमेरिका के बैन लगाने के बाद अमेरिका के प्रेशर में आकर करीब 21 देशों ने भी ओशो को अपने देश आने पर बैन लगा दिया था। इसीलिए ओशो को 1886 ईस्वी में भारत लौटकर आना पड़ा। फिर अमेरिका से आने के बाद इनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं रहने लगी और 19 जनवरी 1990 को मात्र 58 वर्ष की उम्र में ओशो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पुणे के उनके निवास हाउस में इनकी समाधि बनाई गई और इनके समाधि पर लिखा गया कि ओशो न कभी पैदा हुए और न कभी मरे। इन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की है। ये इनके समाधि के ऊपर लिखा गया है। तो गाइस ओशो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।